आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सी राजकुमार जी ने द हिंदू में एक आर्टिकल लिखा, एन अप्रोचिंग माइलस्टोन इन कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस। उसका एक निचोड़ आपके सामने रखने की कोशिश है, यानी एसेंस आपके सामने रखा जाएगा, जिसमें वो बताते हैं कि भारत के अंदर जब 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान लागू हुआ था, तब से लेकर अब तक भारत में जो भी संवैधानिक संस्कृति विकसित हुई है, तो उसके 5 मूल्य बताए हैं कि 5 कारणों की वजह से भारत में संवैधानिक संस्कृति का बहुत विकास हुआ है। तो हम देखने की कोशिश करेंगे। तो पहला जो मूल्य है वो है लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान। आप देखें, जब भारत का संविधान लागू हुआ था 26 नवंबर 1949 को, उस समय जीवन प्रत्याशा लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो थी वो 32 साल की थी, लेकिन अभी वर्तमान में 70 साल हो गई है। तो इसके पीछे कारण क्या है? कहीं ना कहीं लोगों के जीवन स्तर में सुधार हुआ है, रहन सहन में बदलाव हुआ है। तो वो बदलाव कैसे आ गया? क्योंकि सरकारी जो अमला होता है, जो हम कह सकते हैं कार्यपालिका केंद्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर है, राज्यों के पास अपना एक प्रशासनिक तंत्र है, केंद्र सरकार के पास अपना प्रशासनिक तंत्र है। तो जो नीतियां सरकारों के द्वारा लागू की गई और सरकारी संस्थाओं ने उन नीतियों को जिस तरह से इम्प्लीमेंट किया अच्छे ढंग से, तो उसका जब प्रभाव जब पड़ा तो लोगों को उसका लाभ मिला। तो जब लाभ मिला तो लोगों के हृदय में सरकारी संस्थाओं के प्रति सम्मान जगा, जिसके वजह से क्या है कि संवैधानिक संस्कृति जो है एक विकसित हुई है। तो इस तरह से हमने देख लिया कि जो केंद्र सरकार का जो भी प्रशासनिक तंत्र है, उसके माध्यम से जो कार्य किया गया, उसको कहीं ना कहीं उसका लाभ देश को मिल रहा है। जैसे अभी देखिए 80 करोड़ लोगों को अनाज दिया जा रहा है। तो कैसे अनाज दिया जा रहा है? बाकायदा एक पूरा एक सिस्टम क्रिएट किया गया, उससे अनाज का वितरण हो रहा है। तो लोगों को कहीं ना कहीं जो अभाव है लोगों का, एक जो कहते हैं कुपोषण की जो समस्या है, उससे काफ़ी हद तक तो सुरक्षा हो ही रही है। तो एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है। अगर भारत के संदर्भ में आप सोचेंगे 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराना, ये कोई आसान काम नहीं, लेकिन सरकार ने इस तरह से अपना एक तंत्र विकसित किया है कि लोगों को लाभ पहुंच रहा है। तो पैसा भी दिया जाता है, किसानों को भी पैसा ट्रांसफ़र किया जा रहा है, चाहे कम ही दिया जाता हो लेकिन दिया जा रहा है। इसी तरीके से देखें, पार्टियां जो हैं वो पार्टियों के स्तर पर भी जो है लोगों को, जब चुनाव होता है तो लोक लुभावन जो है वो वादे किए जाते हैं, उसको लागू किया जाता है कहीं ना कहीं। तो इस तरह से जो राज्य की स्तर पर जो भी तंत्र है और केंद्र सरकार के स्तर पर जो भी प्रशासनिक अमला है, उसके कार्य करने के ढंग में जो सफलता, मतलब जो सफलता मिली, जिस तरह से काम किया गया, उसका जो परिणाम नतीजा आया, उसके वजह से लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान बढ़ा। इसी वजह से आप देखेंगे चुनाव में भागीदारी भी लोगों की बढ़ी है। तो इसीलिए फिर देखिए लिखते हैं वो कि विगत दशकों में जो पब्लिक पॉलिसी को सही ढंग से लागू किया गया, उसका जो नतीजा मिला, उसके वजह से आयु में वृद्धि हुई, जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई। इस तरह देखेंगे भारत का सामाजिक आर्थिक विकास जो है वो पहले की तुलना में काफ़ी हद तक बहुत तेज़ गति उसने ली हुई है, और अब भारत को जो है वो विकसित देश बनाने के लिए प्रयास किया जा रहा है। तो जो चुनाव में व्यापक भागीदारी हो रही है वो इसीलिए हो रही है क्योंकि लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान है, और इसी सम्मान की वजह से लोग वोट देने के लिए जाते हैं। फिर आप देखिए कि जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनके प्रति भी लोगों का कहीं ना कहीं एक सम्मान रहता है, अटैच रहते हैं, जुड़े रहते हैं। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं जब वो जीतती हैं तो फिर जो विधायक होते हैं उनसे लोगों का कहीं ना कहीं संबंध बना, तो लोग अपनी समस्याओं को लेकर के जाते हैं, वहाँ समस्याएं हल हो जाती हैं। तो इससे भी क्या होता है, कहीं ना कहीं राज्य को लेकर के, राज्य के प्रति एक लगाव रहता है। तो जब राज्य के प्रति रहता है तो राज्य की संस्थाओं के प्रति भी रहता है। तो राज्य को भी ये ज्ञान रहता है कि हमको लोगों के कल्याण के लिए काम करना, ताकि हम लगातार जीतते रहें। जो पार्टियाँ होती हैं जो राज्य पर मतलब जो शासन करती हैं राज्य का, तो वो इस प्रकार से प्रयास करते हैं कि उनको दोबारा चुनाव में जीत मिले। तो इसलिए लोक कल्याणकारी नीतियों को लागू किया जाता है, उसका परिणाम मिलता है। तो इसलिए संवैधानिक संस्कृति विकसित होती है, एक सम्मान की भावना पैदा होती है। तो 1951-52 में देखिए जब चुनाव हुआ तो 60% भागीदारी थी, मतदान हुआ था, और 2024 में जो 65.79% आप देखिए जो है मतदान हुआ है। तो इस तरह से देखें जो मतदान में वृद्धि हो रही है वो इसलिए हो रही है कि लोगों का भरोसा जो है जगह है, मतलब विश्वास काफ़ी बढ़ा है। तो इस वजह से लगातार जो है चुनाव में भागीदारी यानी मतदान में भागीदारी लोग बड़े पैमाने पर करते हैं। अब देखिए दूसरा मूल्य बताया, सत्ता का सहज हस्तांतरण। भारत एक ऐसा देश है जहां आसानी के साथ सत्ता ट्रांसफ़र हो जाती है। चुनाव से पहले चाहे जो भी विवाद हो, आरोप प्रत्यारोप जो कुछ भी किए जाएं, लेकिन जब चुनाव हो जाता है सब शांति आ जाती है और फिर जीतने वाले को जो है सत्ता हस्तांतरित हो जाती है। वो क्यों हो रहा है? इसलिए कि भारत की जनता ने एक फैसला किया हुआ, कहीं ना कहीं एक जन दबाव रहता है पार्टियों के ऊपर, इसलिए कोई जो है वो उल्लंघन नहीं कर पाता है, सत्ता आसानी के साथ हस्तांतरित हो जाती है। तो ये माना जाता है कि लोग ही जो हैं वो हर चुनाव जीत जाते हैं, यानी लोग ही फैसला कर लेते हैं। जब लोगों का एक समूह किसी दूसरी पार्टी को जिताना चाहता है तो वहाँ
जीत हासिल हो जाती है, और जब लोग नाराज़ होते हैं तो किसी दूसरी पार्टी को जिता देते हैं। तो एक तरह से जीत तो जनता को ही मिलती है, तो इसीलिए कि आसानी के साथ सहज जो है हस्तांतरण हो जाता है। फिर देखिए आगे लिखते हैं कि जो समस्याएं देश के स्तर पर हैं, क्षेत्रीय स्तर पर हैं, राज्य के स्तर पर हैं, तो जो भी समस्याएं हैं, चुनौतियां, लोग उससे परिचित रहते हैं। उसी आधार पर लोग फैसला करते हैं चुनाव में कि हम कैसे करेंगे, किस पार्टी ने, जो पार्टी सत्ता में है उसने कितना काम किया है, समस्याओं को कितना हल किया है, चुनौतियां कौन कौन सी जो हैं वो अभी मौजूद हैं। तो उसके आधार पर लोग समस्याओं और चुनौतियों को देख करके अपने आधार पर फैसला लेते हैं। और पूरे संसार को भारत के लोगों ने बता भी दिया कि भाई हम जो फैसला करते हैं, ये समस्याएं हैं, चुनौतियां, उसी को देख करके फैसला करते हैं, सत्ता को ट्रांसफ़र कर देते हैं। हमको लगता है कि कोई पार्टी बनी रहेगी तो उसी को दोबारा सत्ता दे देते हैं। जब लगता है कि नहीं हमको वापस बुलाना है तो हम किसी पार्टी से सत्ता जो है छीन लेते हैं, ले लेते हैं। तो इस तरह से भारत के लोग ही जो है फैसला करते हैं। इसलिए देखेंगे आप कि जनता ने चुनाव में भाग लेना और सत्ता के हस्तांतरण के संवैधानिक मूल को आत्मसात कर लिया है। लिखा है उन्होंने कि जो चुनाव में भाग लेते हैं लोग और सत्ता का हस्तांतरण का जो मूल है, यानी दोनों बातें हैं, उसको अपने हृदय में एक यानी आत्मा से जोड़ लिया है उस चीज़ को, और ये बात पार्टियां जानती हैं। तो इसलिए भारत में एक संवैधानिक संस्कृति विकसित हुई है। तीसरा मूल्य बताते हैं कि न्यायालय द्वारा अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा की जा रही है, मौलिक अधिकारों की रक्षा की गई है। तो जब संविधान लिखा जा रहा था तब भी जो है मौलिक अधिकारों को लिखा गया, तो न्यायपालिका की जो सक्रियता है, भूमिका है, जो स्वतः संज्ञान लिया जाता है, लोगों के अधिकारों की रक्षा की जाती है। अगर कोई ऐसा कानून बनाया जाता है जो कि जनहित में नहीं है तो उस कानून को अवैध घोषित कर दिया जाता है। संविधान के अगर विपरीत होता है कोई कानून, चाहे वो संसद से पास हो, चाहे राज्य की विधानसभाओं से पास हो, तो उसको न्यायपालिका के द्वारा क्या कर दिया जाता है, अवैध घोषित कर दिया जाता है। तो संवैधानिक शासन व्यवस्था भारत में है, जो भी शासन होगा वो संविधान की मंशा के हिसाब से होगा। इसलिए न्यायालय द्वारा जो है जो सक्रियता निभाई जाती है, अधिकारों के स्वतंत्रताओं की रक्षा की जाती है, उसके वजह से भी भारत के अंदर संवैधानिक संस्कृति जो है वो विकसित हुई है। तो फिर देखिए आगे लिखते हैं कि संविधान जो निर्माता थे, जिन्होंने संविधान लिखा, वो कहीं ना कहीं एक उपनिवेशवादी संस्कृति से टक्कर ले रहे थे। राज्य के षड्यंत्रों से, राज्य के कार्यकलापों से पूरी तरीके से वो वाकिफ़ थे। किस तरह से सरकार जो है अपने तंत्र के ज़रिए, अपने प्रशासनिक अमलों के ज़रिए किस तरह से जो है वो शोषण किया जाता है, उससे पूरी तरह से परिचित थे। इसलिए जब वो संविधान को लिख रहे थे तो उन्होंने इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए राज्य के ऊपर नियंत्रण लगा लेके मौलिक अधिकारों का स्पष्ट प्रावधान भारतीय संविधान में किया है, और लोगों को अधिकार भी तक दे दिया कि वो सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, जबकि ऐसे सुप्रीम कोर्ट कोई नहीं जा सकता। लेकिन मौलिक अधिकारों को ऐसी विशेषता है कि लोग सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा करके गुहार लगा सकते हैं, अर्जी दे सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें कि लोक कल्याणकारी राज्य की जो प्रकृति है उसको भी भारत के संविधान निर्माताओं ने ही स्थापित किया है। और नीति निर्देशक तत्वों में आप देखिए वो राज्य को निर्देश भी दिया गया है कि किस तरह से जन कल्याण में उनको लगना है। तो कहीं ना कहीं लोक कल्याणकारी जो राज्य की अवधारणा है उससे भी क्या होता है, पार्टियों पर भी दबाव रहता है और पार्टियां लोगों के प्रति जिम्मेदार रहती हैं। राज्य जो है वो अतिक्रमण नहीं कर पाता, अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं कर पाता है। तो इस तरह से देखेंगे कि जो संविधान निर्माता थे उनकी दृष्टि में अधिकार और स्वतंत्रता एक केंद्रीय संवैधानिक मूल्य था। इसीलिए आप देखेंगे मौलिक अधिकारों के में बड़ी स्पष्टता देखने को मिलती है और सुरक्षा के पूरे उपाय किए गए हैं। फिर देखिए चौथा मूल्य वो लिखते हैं कि संवैधानिक शासन के लिए संघवाद, जो संघीय शासन व्यवस्था है जिसमें कि शक्ति जो है वितरित की गई है, केंद्र सरकार में संघ यानी संघ की सरकार और राज्यों की सरकारों में जो विषयों का वितरण कर दिया गया है, तो इसलिए किया गया क्योंकि भारत के इतिहास को देखते हुए संघीय शासन व्यवस्था कहीं ज़्यादा अनुकूल थी, क्योंकि राज्यों की अपनी विशिष्ट संस्कृति है, भाषाई आधार पर, धार्मिक आधार पर, जातीय आधार पर। तो इस तरह से जब राज्यों को भी विषय दे दिया जाएगा तो हर राज्य अपनी संस्कृति के हिसाब से अपना विकास करेंगे, तो इससे क्षेत्रीय पहचान भी लोगों की बनी रहती है और कहीं ना कहीं एक राष्ट्रीय पहचान भी स्थापित होती है। जब क्षेत्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो लोग क्षेत्रीय मुद्दों पर मतदान करते हैं, जब राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव होता है तो राष्ट्रीय पहचान के आधार पर, मुद्दों के आधार पर जो है मतदान में भाग लेते हैं। तो कहीं ना कहीं संघवाद का जो सिद्धांत है उससे क्षेत्रीय स्तर पर जो विविधता है वो भी सुरक्षित हो जाती है और एक राष्ट्रीय पहचान मिलती है। क्षेत्र मतलब राज्यों को भी एक अधिकार दिया गया है और संघ को भी एक ताकत दी गई ताकि भारत की सुरक्षा भी सुनिश्चित हो, एकता अखंडता को भी सुरक्षित किया जा सके। एक मजबूत केंद्र इसीलिए रखा गया है ताकि भारत की जो विविधता है, यहाँ पर जो विचलन इतिहास में दिखाई पड़ता है कि कोई एक संघीय व्यवस्था यहाँ पर लंबे समय तक नहीं चल पाई, तो इसीलिए संघ को जो है वो विशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं, मजबूत बनाया गया ताकि भारत जो है वो जो है मतलब भारत की एकता अखंडता जो है वो सुनिश्चित रहे। तो इसलिए देखिए आप
कि राज्यों की अपनी अनोखी पहचान भी बनी रहती है संघवाद में और एक राष्ट्रीय पहचान भी बन जाती है। तो फिर देखिए लिखा है कि जो स्वायत्तता और विशेषाधिकार की भी बात भी देखने को मिलती है भारत के संविधान में। जैसे बहुत सारे राज्य हैं, उनकी विशिष्ट संस्कृति है, तो उसको सुरक्षित करने के लिए उनको स्वायत्तता भी दी है, कोई दूसरी संस्कृति के लोग वहाँ पर अतिक्रमण न करने पाएँ। तो इससे संघर्ष हो सकता है, तो उसको रोकने के लिए स्वायत्तता और विशेषाधिकार भी कुछ राज्यों के, जैसे पूर्वोत्तर के राज्य हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की एक विशिष्ट भौगोलिक स्थिति, वहाँ जनजातियाँ रहती हैं, तो सुरक्षा भी रखी गई। तो स्वायत्तता और विशेषाधिकार का भी समावेश जो है वो भारत के संविधान में देखने को मिलता है। इसी तरीके से आप देखेंगे कि कुछ ऐसे इलाके हैं जहां बहुत असमानता, पिछड़ापन देखने को मिलता है, तो वहां त्वरित विकास हो सके उसके लिए भी प्रावधान संविधान में देखने को मिलते हैं। इस तरीके से अलग अलग राज्यों की अपनी संस्कृति है, तो वो भी स्वायत्तता और विशेषाधिकार से वहाँ बनी रहती है, विशेषता भी कायम रहती है। फिर देखिए इसमें लिखा गया है कि पिछले 70 सालों में जो संघवादी विचारधारा है वो बहुत डीप हो गई है, यानी और उसमें गहराई आ गई। तो उसके 2 आधार दिए हैं। पहला आधार दिया है कि पंचायत और नगर पालिकाओं की स्थापना की गई, और दूसरी बात फिर उन्होंने ये बताया है कि जो पूरे अगर देखा जाए भारतीय राज्यों में तो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियों को उदय हुआ है, क्षेत्रीय दलों का विकास हुआ है, तो उनकी भागीदारी तो केंद्र में भी अब हो रही है। गठजोड़ की राजनीति जो हुई है, अलग अलग पार्टियों का अस्तित्व स्थापित हुआ है, उससे भी क्या होता है कि क्षेत्रीय स्तर की पार्टियाँ वो जनता को आकर्षित करने के लिए अपने कार्यक्रम पेश करती हैं। तो फिर लोग जो हैं वो उसी आधार पर फैसला करते हैं कि हमको किसको वोट जिताना है, किसको नहीं जिताना है। तो क्षेत्रीय दलों के विकास से भी भारत में लोकतांत्रिक संस्कृति बहुत मजबूत हुई है। इससे क्या हुआ है कि केंद्रीय स्तर पर भी उनकी सहभागिता जो है बढ़ रही है। जैसे अब बीजेपी की सरकार को 2 क्षेत्रीय पार्टियों ने ही तो समर्थन दिया हुआ है, तो इस तरह से गठबंधन की जो राजनीति है, क्षेत्रीय दलों का उदय है, उससे भी लोकतांत्रिक संस्कृति को मजबूती मिली है, क्योंकि पार्टियाँ तो जनता से शक्ति लेती हैं, तो जनता को ही लोग लुभावन बहुत सारे कार्यक्रम उपलब्ध कराती हैं, लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। जैसे कि दिल्ली के अंदर लोगों को लाभ मिला है आम आदमी पार्टी की वजह से, सस्ती बिजली मिल रही है, पानी अच्छा मिल रहा है, सड़क की सुविधाएं हैं, बसें हैं, बहुत कुछ मिल रहा है, मोहल्ला क्लिनिक है, सारी चीज़ें उपलब्ध हुई हैं। तो इसीलिए कि क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ है। फिर बताते हैं 5वां मूल्य देते हैं मीडिया और सिविल सोसाइटी की भूमिका। तो मानी सी बात है कि भारत के अंदर बहुत सारी भाषाएं हैं, उन भाषाओं में समाचार पत्र प्रकाशित होते रहे, इसमें परिवर्तन भी हो रहा है, बहुत से नए आयाम मीडिया के अंदर आ जा रहे हैं। अब तो सीधे जो है यूट्यूब के अंदर, फेसबुक के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे लोगों को सूचनाएं मिल रही हैं, जिससे लोकतंत्र में मजबूती आई है। सिविल सोसाइटी की भी भूमिका है, प्रबुद्ध लोग हैं, वो लेख लिखते रहते हैं, किताबें लिखते रहते हैं, सेमिनार होते रहते हैं भारत के अंदर, उससे भी एक जागृति बनी रहती है। लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, संवैधानिक जो एक संस्कृति है, उसका विकास हुआ है। तो ये भी एक कारण देखिए आप। तो कुल मिलाकर के ये है कि जो मीडिया है उसको लेकर के थोड़ा सा कहीं ना कहीं एक दिखाई पड़ता है कि गोदी मीडिया के जैसे विकास हुआ है, तो पार्टियां कहीं ना कहीं पैसा दे करके अपने तरफ खींच रही हैं। मीडिया के जो भी हैं, जैसे समाचार पत्र हैं बहुत सारे हैं, तो उनको पैसा दिया जाता है, एक वहाँ पर अपना जो है वो प्रकाशन होता है, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट की जाती है, उसका पैसा दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो मीडिया को प्रभावित करने का मामला है वो थोड़ा गंभीर हुआ है अभी। तो इसलिए स्वतंत्रता और पारदर्शिता को लेकर के लोगों को सचेत रहना चाहिए। कहीं ना कहीं मीडिया को नियंत्रित करने की आवश्यकता है, ताकि जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं वो सही रूप में इस्टेब्लिश हो सकें। क्योंकि अगर गलत सूचना मिलेगी तो लोग गलत जानकारियों के आधार पर फैसला करेंगे। तो इसलिए इसको लेकर के बहुत सचेत रहना चाहिए कि पार्टियाँ जो हैं, जो सत्ता में हैं, वो जो हैं वो क्या कहते हैं, मीडिया संस्थानों को अपने तरफ खींच न लें और उनको प्रभावित करके अपने एजेंडों को लागू करने के लिए कहीं ना कहीं माध्यम न बना ले समाचार पत्रों को, या जो भी मीडिया के जो अभी जिस समय बहुत सारे चैनल चल रहे हैं यूट्यूब के अंदर और ऐसे जो टेलीविज़न में चैनल चलते हैं, तो उसके ज़रिए प्रभावित न किया जा सके। इसको लेकर के सचेत रहना चाहिए। तो इसी तरीके से देखें आपकी भारतीय जो मतदाता हैं वो नागरिक समाज और मीडिया के बारे में अपनी एक विशिष्ट राय समझ विकसित कर रहे हैं, क्योंकि सूचनाएं इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोगों ने अब अपनी एक आदत बना ली है कि कौन सी सूचना सही है, कौन सी नहीं है। जैसे अब डिबेट हो रही है, कहीं लोग यूट्यूब में देख रहे हैं, परिचर्चा देख रहे हैं, सड़क पर लोग जो चैनल होते हैं समाचार के, वो लोगों के पास जाते हैं और पूछते हैं, एक समूह रहता है, वहाँ पूछा जाता है पत्रकारों के द्वारा, लोग यूट्यूब में उसको देखते हैं मोबाइल के ज़रिए, तो फिर अपना एक फ़ैसला लेते हैं कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। तो इस आधार पर अपनी एक विशिष्ट समझ जो है वो विभिन्न प्रकार की सूचनाओं के बीच जो है विकसित किया है भारतीय नागरिकों ने, जिससे भी क्या है एक लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो मजबूत हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि भारत में जो संवैधानिक संस्कृति है वो विभिन्न माध्यमों से जो है विकसित हुई है। उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी कमियाँ भी हैं, दोष भी हैं, उसको सुधारे जाने की ज़रूरत है। तो कुल मिलाकर ये 5 मूल्य देखिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं के प्रति सम्मान,
एक इसके बारे में बताया गया। फिर सत्ता का सहज हस्तांतरण हो रहा है, न्यायालय द्वारा अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा की गई है। संवैधानिक शासन के लिए संघवाद का जो सिद्धांत है और प्रिंट यानी मीडिया और सिविल सोसाइटी की जो भूमिका है, ये जो 5 मूल्य, इसके आधार पर भारत में संवैधानिक संस्कृति जो है वो एक विकसित हुई है। तो ये क्योंकि लेख आया था और इस तरह के लेख जो हैं वो कम रहते हैं, तो एक क्या होगा कि जब परिचय मिलेगा तो एक अपना इंसान सोचने समझने का मौका मिलता है। तो सिविल सेवा में तो वैसे भी बहुत विविधता रहती है, समाचार पत्रों से जुड़े रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी बातें आती हैं जो किताबों में नहीं मिलती लेकिन वो एडिटोरियल में मिल जाती हैं। तो इसीलिए आपके सामने ये विचार रखा था ताकि अगर कोई प्रश्न आ जाए तो उसका सही उत्तर लिखा जा सके और लोगों को भी एक जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए आपके सामने ये वीडियो मैंने पेश किया था। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।